नमस्कार बच्चों। आज 10वीं क्लास का सेकंड पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद। उसका अगला टॉपिक हमारा है जो थोड़े बड़े प्रश्न हैं हमारे। कल हमें छोटे प्रश्न किए थे, आज उन्हीं से संबंधित बड़े प्रश्न हम करते हैं। जो अति लघु प्रश्न हमारे 2 नंबर में या 3 नंबर में इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो 2 नंबर और 3 नंबर में पूछने वाले प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न हमारा है वो है, सत्याग्रह में किन 2 बातों पर अधिक बल दिया जाता है। अब सत्याग्रह की बात हो रही है, सत्याग्रह में किन 2 बातों पर अधिक बल दिया जाता है। तो किन 2 बातों पर अधिक बल दिया जाता है, एक तो पहला है सत्य की खोज पर बल दिया जाता है और दूसरा है सत्य की शक्ति पर बल दिया जाता है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और इन्हीं 2 बातों पर अधिक बल दिया गया था कि सत्य की खोज पर, में सत्य के आधार पर हमने कोई भी कार्य है वो करना है, और दूसरा था सत्य की शक्ति, में सत्य में जो शक्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। सत्य की शक्ति पर, हम सत्य के आधार पर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो ज़रूर विजय हमारी होगी। तो ये गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन के बारे में 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे और यहाँ उन्होंने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्होंने 1916 में बिहार के चंपारण जिले में किसानों का सत्याग्रह चलाया। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिला में सत्याग्रह चलाया और 1918 में अहमदाबाद यानी गुजरात के अंदर जो कपड़ा मिल मजदूर हैं उनके साथ मिलकर के सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ये थे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद भारत में आंदोलन। 1915 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में, 1916 में बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह आंदोलन चलाया और 1918 में अहमदाबाद गुजरात के अंदर कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उनके साथ मिलकर के सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, पिकेटिंग शब्द का क्या अर्थ है। पिकेटिंग, ये पिकेटिंग क्या है। अभी असहयोग आंदोलन जब चलाया गया था उस समय शब्द सामने आया है पिकेटिंग। तो पिकेटिंग शब्द का क्या अर्थ था, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक दें, उसे क्या कहते हैं, पिकेटिंग कहते हैं। भी प्रदर्शन या विरोध का जब माहौल हो रहा हो, ऐसा स्वरूप तैयार हो रहा हो और जिसमें लोग ऐसा आंदोलन करें जिसमें अपनी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का जो रास्ता है वो रोक दें, उसको क्या बोलते हैं, पिकेटिंग कहते हैं। ये था हमारा पिकेटिंग शब्द। 1 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है पिकेटिंग क्या होता है। तो पिकेटिंग का मतलब क्या है कि प्रदर्शन या विरोध का ऐसा तरीका जिसमें जो प्रदर्शनकारी हैं वो किसी दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री का मार्ग रोक दें, उसे पिकेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 का क्वेश्चन, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में क्या घटना घटी थी। 10 अप्रैल 1919 में, तो अमृतसर पंजाब के अंदर है, उसकी में क्या घटना घटी थी। क्या घटी थी भी देखिए, 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांति प्रिय जुलूस पर गोली चला दी थी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लग गए थे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और जनरल डायर ने कमाल संभाल दी थी। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने से पहले की बात है ये। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड साहब ने पढ़ाया गया था उससे पहले की बात है। क्या थी कि 10 अप्रैल को अमृतसर के अंदर एक जुलूस, शांतिप्रिय जुलूस निकाला जा रहा था और शांतिप्रिय जुलूस में पर गोली चला दी गई थी और इससे दुखी होकर के लोगों ने वहाँ पर बैंकों पर, डाकघरों पर, रेलवे स्टेशन पर आदि पर क्या कर दिया था, हमले करने शुरू कर दिए थे। और सरकार ने वहाँ पर क्या लगा दिया, मार्शल लॉ, जिसको हम बोलते हैं धारा 144 भी, कोई 5-10 व्यक्ति है इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, मार्शल लॉ लागू कर दिया। और जनरल डायर जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था उसने वहाँ पर उस क्षेत्र की कमान है वो संभाल ली थी। ये था 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर की घटना। रोल्ट एक्ट सत्याग्रह पर संक्षिप्त नोट लिखें। रोल्ट एक्ट क्या था, आपने पढ़ा गया था। रोल्ट एक्ट यानी काला कानून भी कहा गया है इसको, रोल्ट एक्ट को। और सत्याग्रह पर इसका संक्षिप्त नोट लिखना है आपने। तो रोल्ट एक्ट के बारे में आप जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं, फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। गांधी जी ने 1919 में
प्रस्तावित रोल्ट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। गांधी जी ने क्या किया था, रोल्ट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, जिसमें विभिन्न शहरों में रैली निकाली गई, जुलूस निकाले गए और लोगों ने रेलवे वर्कशॉप में कार्य करने वाले लोग थे या फिर अन्य जगह पर कार्य करने वाले लोग थे, उन्होंने हड़ताल करनी आरंभ कर दी थी, दुकानें बंद कर दी थी और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एक रेलवे व टेलीग्राम जैसी संचार सुविधाओं को भंग करने की सोचने लग गए थे। भी हर प्रकार का सुविधा है वो बंद कर दी जाए, तो इससे भयभीत होकर के ये मतलब सारा सुविधा बंद हो जाएगा। इससे भयभीत होकर के अंग्रेज़ों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलनकारियों को, जो राष्ट्रवादी दमनकारी है वो शुरू कर दिया। राष्ट्रवादियों को किस प्रकार से रोकें हम ऐसा करने से, तो दमनकारी शुरू कर दिया और अमृतसर में बहुत सारे नेताओं को जेल में भेज दिया था और यह आंदोलन केवल शहरों तक सीमित ही रहा था। ये था वही रोल्ट एक्ट सत्याग्रह। ये लोगों ने क्या किया, 1919 में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो शुरू कर दी गई गांधी जी ने, और इसमें लगभग शहरों के जो लोगों ने रैलियाँ निकाली, जुलूस निकाले, रेलवे वर्कशॉप के कर्मचारी थे उन्हें हड़ताल करनी आरंभ कर दी और इतनी ज़्यादा लोगों की हड़ताल पर जो सरकार थी, अंग्रेज़ी सरकार थी, वो चिंतित हो उठी, भयभीत हो उठी और उन्होंने राष्ट्रवादियों को इन दमन को रोकने के लिए एक दमनकारी नीति आरंभ शुरू कर दी और बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ये था रोल्ट एक्ट भाई हमारा, ठीक है। संक्षिप्त नोट लिखना था रोल्ट एक्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी अंग्रेज सरकार से असहयोग क्यों करना चाहते थे? गांधी जी अंग्रेज सरकार से असहयोग को क्यों करना चाहते थे, क्या कारण था? गांधी जी ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, और ये पुस्तक कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, और ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये पुस्तक लिखी थी 1909 में लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। कि भारत में जो ब्रिटिश शासन हुआ है, ब्रिटिश लोग भारत में स्थापित किया गया है, तो ये भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल भी रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो वर्ष भर के अंदर अंग्रेजी शासन है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये था गांधी जी का असहयोग करना। भी गांधी जी ने अपनी पुस्तक के अंदर ये वर्णन किया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी उन्होंने, और उस पुस्तक के अंदर क्या लिखा उन्होंने कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। अगर भारतीय लोग अंग्रेजी सरकार का सहयोग न दें तो 1 साल के अंदर जो अंग्रेजी सरकार है वो खत्म हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? मतलब असहयोग का विचार, भी अंग्रेजी सरकार का हम सहयोग ना दें तो 1 साल में अंग्रेजी सरकार है वो ख़त्म हो सकती है। तो इस प्रकार का जो विचार था वो आंदोलन कैसे बन सकता था? देखिए गांधी जी का विचार था यदि भारतीय चरणबद्ध तरीके से, मतलब अपने हिसाब से चरणबद्ध तरीके से अपना सहयोग अंग्रेजी सरकार से वापस लेना आरंभ कर दें तो यह आंदोलन बन सकता है। तो गांधी जी का क्या विचार था कि भारतीय जो लोग अंग्रेजी सरकार का साथ दे रहे हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, वर्ग है, वो अगर अंग्रेजी सरकार का अपना साथ है वो वापस ले लें, अंग्रेजी सरकार का काम करने से मना कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो एक आंदोलन बन सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले लोग सरकार द्वारा दी गई जो उपाधियाँ थी, पदवियाँ थी, मान सम्मान था, वो लौटाना शुरू कर दिया था। उसके बाद सरकारी नौकरी, सेना, अदालत, पुलिस, स्कूल, विदेशी वस्तुएं, विधायी परिषद को भी उन्होंने त्याग दिया था। और धीरे धीरे क्या है, एक सरकार इनका दमन का रास्ता अपनाने लगी भाई। अब सरकार भी सोचने लगी भी इतना सारा अगर कर्मचारी हमारा काम नहीं करेंगे तो हम सरकार किस प्रकार से चलाएंगे, देश पर किस प्रकार से हुकूमत करेंगे। तो इस सरकार का दमन का रास्ता अपनाती है और व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू हो जाता है। अब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू कर दिया था। तो ये असहयोग है वो एक आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। अब आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का क्या प्रभाव पड़ा? अगला क्वेश्चन हमारा आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का क्या प्रभाव पड़ा? तो आर्थिक मोर्चे पर सहयोग का प्रभाव कैसे पड़ा भाई? देखिए
गांधी जी ने क्या किया, आर्थिक मोर्चे पर सहयोग, विदेशी सामान का बहिष्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विदेशी सामान का बहिष्कार कर दिया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, और शराब की जो दुकान थी उनको पिकेटिंग समझा था, पर पिकेटिंग क्या होता है, विरोध प्रदर्शन करना। इस प्रकार से दुकानों में, फैक्ट्रियों में, बैंकों में, डाकघरों में जाने से रास्ता रोक दिया जाए, तो पिकेटिंग की गई। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जो विदेशी कपड़े थे उनमें सभी को इकट्ठा करके जला दिया गया था। और 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात है वो आधा रह गया था। विदेशी कपड़ा कोई लेगा नहीं तो उनका आयात भी क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। विदेशी कपड़े का जो आयात था, विदेशी जो चीज़ वस्तुएं आ रही थी, उनका पहले 102 करोड़ रुपए का आयात था, अब क्या हुआ, घट करके 57 करोड़ रह गया। अब क्या रह गया, 57 करोड़ है वो रह गया। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में धन लगाने से इनकार कर दिया। अब क्या, जो व्यापारी लोग थे उन्होंने विदेशी वस्तुओं को लेना, उनका व्यापार करना बंद कर दिया, उन पर धन लगाना से इनकार कर दिया। क्योंकि भारत के लोग अगर विदेशी कपड़ा खरीदेंगे नहीं तो जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो क्यों अपना पैसा है वो ऐसे व्यापार में लगाएं जिससे उनको घाटा हो। ये था हमारा आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव। अब आता है प्रश्न नंबर अगला, गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है। गिरमिटिया मजदूर, भाई गिरमिटिया मजदूर क्या थे, किस प्रकार के मजदूर थे, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गिरमिटिया मजदूर क्या थे देखिएगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर लाया गया था। अब ये तो क्या था, औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, अंग्रेजी का जब शासन भारत के अंदर था तो उनको काम करने के लिए व्यक्ति की ज़रूरत थी, मजदूरों की ज़रूरत थी। तो मजदूरों को दास बना करके फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों से लाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया भी कहा जाने लग गया था। बाद में क्या, गिरमिटिया भी कहा जाने लगा था। और गिरमिटिया क्यों कहते थे इनके, जिन्हें बाद में गिरमिटिया क्यों कहा गया, उन्हें एक एग्रीमेंट, क्या था, एक एग्रीमेंट यानी अनुबंध के अंतर्गत लाया जाता था। एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता था जिसके अनुसार उसको एक फार्म भरवाया जाता था, एग्रीमेंट बनाते थे। और जो एग्रीमेंट बनाते थे वो एग्रीमेंट की जगह अब क्या हो गया, गिरमिट का है। एग्रीमेंट को क्या कहने लगे मजदूर, गिरमिट कहने लगे थे, क्योंकि पता नहीं लोगों को, अनपढ़ लोग थे बिल्कुल, काम करने वाले लोग थे, उनको क्या है, एग्रीमेंट को वे क्या कहने लगे थे, गिरमिट कहने लगे थे। और आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा था। ये थे हमारे क्वेश्चन 9 के 9 क्वेश्चन अपने याद करने हैं, अच्छे प्रकार पढ़ने हैं, समझने हैं। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो फिर दोबारा से इन प्रश्नों को हम करेंगे।